हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बिंदु 6 ऋण 8 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको देखना है कि 6 ऋण 8 ये हमें बिंदु दिया गया है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो देखिए, कार्तीय तल में आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो हमें पॉइंट दिए गए हैं ये ऑन पेपर कैसे इसको दिखाया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ऑन पेपर हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश। इसी प्रकार से ये वाई एक्सिस और ये हो जाता है वाई डैश। तो देखिए 6 और -8 का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है और ये वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पर 6 जो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स राइट हैंड साइड की ओर होते हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गया। अब इसी प्रकार से -8 वाई अक्ष पर होगा, लेकिन वाई अक्ष पर ये निगेटिव पॉइंट है, माइनस में है। तो वाई अक्ष का ऊपर का जो पॉइंट होगा ये पॉजिटिव होगा और नीचे के जो पॉइंट होंगे ये निगेटिव होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 यहां पर होगा। अब देखें कि ये पॉइंट जो है होंगे, इस पॉइंट जो हमें पॉइंट दिया गया, जो बिंदु दिया गया है 6 ऋण 8, इसका मतलब हुआ कि इसको भी हम आगे बढ़ाएं और वो भी लाइन हम नीचे ले आए जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां पर वो बिंदु होगा 6 ऋण 8। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बिंदु यहां होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु है कहां। मूल बिंदु की अगर हम बात करें तो मूल बिंदु का मतलब यह है कि जहां पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो मूल बिंदु यह है जहां से शुरुआत होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु ये पॉइंट है जहां से शुरुआत होगी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव में और एक्स एक्सिस की निगेटिव में। इसी तरह वाई अक्ष की पॉजिटिव में और वाई अक्ष का निगेटिव में। तो जहां से शुरुआत होता है मींस यहां जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट जो है मूल बिंदु होगा। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 का मतलब है एक्स अक्ष की भी वैल्यू 0 और वाई की भी 0। तो हम देखेंगे मूल बिंदु से इस पॉइंट की जो दूरी है, तो इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, x1 और y1 कैसे अब रखेंगे यहां वैल्यू। तो हमें जो कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो हमारे जो पॉइंट्स हुए वो क्या हुए, मूल बिंदु से दूरी मीन्स मूल बिंदु
के जो पॉइंट है वो 0 0 है और जो हमें पॉइंट दिया गया वो 6 -8 है। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू -8। हमें पॉइंट्स दिए गए उनके हिसाब से। तो अब हम यही पॉइंट्स यहां रखें, इन पॉइंट की वैल्यू रख देंगे। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 की वैल्यू 6 इक्वल, अच्छा, स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 0 माइनस y2 की वैल्यू y2 -8। इस तरह से हम इसको समझ लें। ब्रैकेट क्या ब्रैकेट है, क्योंकि y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है -8, तो -8 लिख दिया आपको। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्टेप में हम फिर से इसको लिखते हैं। 0 माइनस 6 का मतलब हुआ 0 में से जाएं तो आएगा -6, -6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस और फिर माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए -6 इंटू -6 दो बार है तो हम इस प्रकार से लिख देंगे प्लस 8 इंटू 8, और इसको अब सॉल्व कर लें तो -6 इंटू -6, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 6 इंटू 6 मतलब 6 6 36 प्लस का 36 और 8 8 64, 8 गुणा 8 बराबर 64। आगे हम इसको फिर से देखें तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, और 100 को जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, 10 गुणा 10, 10 दाम 100 होता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 10 दो बार है तो इसकी 2, और जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो ये 10 इकाई जो है हमारा आंसर हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझने का भी आपको प्रयास किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंचे भवन की छत से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा इसकी तली का अवनमन कोण 45 अंश है। इस मीटर की ऊंचाई इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले थोड़ा सा जो यहां क्वेश्चन में हमें मिल रहा है इस आकार को थोड़ा बना लें, इसकी आकृति बना लें कि क्या है। 10 मीटर ऊंचे भवन की छत से एक मीनार की चोटी, तो देखिए एक मीनार स्वाभाविक है कि आपके मकान से या भवन से जो है ऊंचा है। तो हम देखते हैं मीनार जो है बना लेते हैं इस प्रकार से, और एक मीनार की चोटी क्या है 10 मीटर ऊंचे भवन की छत से, तो 10 मीटर एक ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन। चलिए इसी से ये मान लेते हैं कि ये भवन हो गया, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई 10 मीटर। कहां से कहां तक, ये और ये 10 मीटर हो गई। 10 मीटर ऊंचे भवन की छत, ये छत है, इस ऊंचे भवन की छत से एक मीनार की चोटी, चोटी मीन्स उसका उच्चतम
शिखर। चलिए यहीं तक मान लेते हैं कि मीनार यहीं तक है, और इसको हमने इनको नाम दे देते हैं तो थोड़ा सा हमें कुछ बोलने में भी आराम रहेगा। भवन जो हमारा है वो है ए बी, और इसकी ये छत हो गई, और यहां से हम देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट है उसका जो शीर्ष है मीनार का उसको डी मान लेते हैं, और ये जो है आपका सी मान लेते हैं उसके बेस को मीनार के, और ये पॉइंट जो छत के बराबर में मीनार तक जो होगा इसको हम मान लेते हैं ई। तो चलिए अब देखिए जरा सॉल्व हम कैसे करेंगे इसको, और पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा और इसको हम समझ लें। 10 मीटर ऊंचे भवन की छत, तो ये 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया, और इसकी छत से मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, कहां से? छत से चोटी का उन्नयन कोण, तो छत ये है, और इस छत से उन्नयन मीन्स मैंने आपको कई बार समझाया है कि उन्नयन मीन्स उठता हुआ ऊपर की ओर, तो यहां से जो ऊपर की ओर का कोण है वो कितना है? 60 अंश का। ये समझ गए होंगे आप अच्छे से। इसके बाद फिर क्या कह रहा है? तथा इसकी तली का अवनमन कोण, कहां से? छत से ही, छत से तली का अवनमन कोण, तो इसकी जो तली है मीन्स मीनार की तली का अवनमन, अवनमन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर। नमन करने के लिए आदमी क्या करता है? झुकता है, तो समझ लीजिए नमन कर रहे हैं तो मीन्स झुक रहे हैं, तो झुका मतलब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर कितना है? 45 अंश। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अवनमन कोण आप समझ गए होंगे। उन्नयन मीन्स ऊपर की ओर, अवनमन मीन्स नीचे की ओर, तो ये कितना है? 45 अंश। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। मीनार की ऊंचाई का मतलब सी से डी की दूरी, सी से मतलब यहां से डी से सी, मतलब ये कुल दूरी कितनी है ये आपको बताना है कि कितनी दूरी है टोटल। तो अब जरा आप देखिए हम कैसे कर पाएंगे इसको सॉल्व। ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं जहां के हमें एंगल पता है, जैसे 60 डिग्री वाला और 40 डिग्री वाला। अब एक ट्राइंगल जो है हमें जो पता है वो ये है, ये एक ट्राइंगल, सॉरी इस प्रकार समझ लें, एक ट्राइंगल ये हो गया, तो हम इस ट्राइंगल के थ्रू पहले इतनी दूरी को हम निकाल लें, डी और ई के बीच की दूरी क्या होगी। कैसे निकालेंगे? अब इसको जरा समझना है कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल में हमें एंगल तो पता है, एक एंगल पता है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और चलिए फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं अभी मेरा। अभी तो हमको ये देखना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, चलो ठीक है, और ये 60 डिग्री का यहां उन्नयन कोण बन रहा है। अब हमें जो है ये जो बेस है इसका बीई, ये हमें ज्ञात नहीं है। हम पहले क्या करें, अगर बेस ज्ञात हो जाए तो भी हमारा काम आसानी से हो सकता है, लेकिन ये ज्ञात कैसे होगा इसको भी जरा समझना है। अब देखेंगे ट्राइंगल जो है हमारा बीईडी, पहले हम देख लें। बीईडी मीन्स पहला ट्राइंगल जो मैंने अभी रेड किया, इसमें जो है, अच्छा देखिए एसी, और हमें ज्ञात क्या है, हमें जो ज्ञात है वो ए बी ज्ञात है 10 मीटर, और हम जो है
BE, हमने एक लंब खींचा और BE भी हो गया, चलिए ठीक है। AC अब हम ज्ञात कर लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, BE लंब जो है CD पर हमने खींचा है और CE इक्वल टू AB है। क्यों है जरा देखिए, पहले इसको समझिए कि CE इक्वल टू AB, ये AB है। AB कितना है 10। तो अगर हमने ये एक लंब डाल दिया है BE किस पर, CD पर, तो ये जो है मतलब आपका E से C की जो दूरी है, E से जो C की दूरी है, ये होगी कितनी, A से B की दूरी के बराबर। मीन्स ये भी 10 मीटर है। ये आपका क्लियर हो गया। AB इक्वल टू CE मीटर। अब आप क्या करेंगे, आप जो है ट्रायंगल ACB में जरा देखें, अगर यहां 45 अंश का कोण है तो ये क्या होगा, ये भी 45 अंश का होगा, एकांतर कोण होगा। अच्छा, ये 45 अंश का है और ये भी 45 अंश का हो गया। तो आप ध्यान दें कि अब ये जो दूसरा ट्रायंगल है, ये इस प्रकार से हमारा ये ट्रायंगल है। और अब हम ACB देख लें। ACB ट्रायंगल में ये क्या है, ये 90 डिग्री है। और हम जो है ACB ट्रायंगल को सॉल्व जरा देख लें। ACB ट्रायंगल में या ट्रायंगल ACB में हम देखेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएं। देखिए हम क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं, समझिए। ये हमें ज्ञात है एक साइड इस ट्रायंगल का, और AC हमें नहीं ज्ञात है, ये आसानी से हम इससे निकाल पाएंगे। तो यहां पर अब ध्यान दें कि अगर हम ACB ट्रायंगल लेते हैं, ACB ट्रायंगल, तो ACB ट्रायंगल में या ACB त्रिभुज में क्या है, ये 90 डिग्री है और ये 45 और ये भी 45। तो हम जो है यहां पर tan या cot के थ्रू, ये लंब है और ये आधार है। और आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है लाल बटा का एक इसी से फॉर्मूला निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि ये साइन, कॉस और tan, उसके बाद ये कॉट, सेक और कॉसेक, इस प्रकार से। अब देखिए L फॉर लंब, A फॉर आधार, और L फॉर लंब, फिर A फॉर आधार, K फॉर कर्ण और K फॉर कर्ण। तो जब हमें जो है, हमें इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये तो हमें ज्ञात है, मतलब AB क्या है 10 मीटर है, ये ज्ञात है, मीन्स लंब हमें ज्ञात है। और दूसरा हमारे पास AC है आधार। तो लंब और आधार के लिए हम कौन सा ले सकते हैं, चाहे tan को ले लें लंब बटा आधार, या cot को ले लें तो आधार बटा लंब। तो आधार और लंब दोनों आने चाहिए, चाहे हम tan लें चाहे cot। चलिए अगर हमने cot ले लिया तो देखिए cot कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 45। तो cot 45 डिग्री। तो cot इज इक्वल टू क्या है, आधार बटा लंब। नीचे से ऊपर की ओर देख लेंगे, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, AC बटा लंब मीन्स AB। और AC हमें क्या करना है वो पता ही नहीं है, और AC कितना है 10 मीटर, वो हमने 10 रख दिया। cot 45 की वैल्यू क्या होगी 1, तो उसको हम रख देते हैं 1 इक्वल टू AC 10 मीटर। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC की वैल्यू आ गई 10 मीटर।
AC की वैल्यू 10 मीटर आ गई, तो हमें अब ये ज्ञात हो गया कि A से जो C की दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर। जब ये 10 मीटर है तो BE भी इसके पैरेलल है, समानांतर है, तो BE भी 10 मीटर हो गया। इसका मतलब BE भी 10 मीटर हो गया। ये भी क्लियर आ गया समझ में कि AC पैरेलल टू BE, तो ये भी 10 मीटर हो गया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को जरा देखिए BDE को, इसमें हमारे पास BE की वैल्यू मिल गई है, तो हम ED की वैल्यू निकाल लेंगे इसी प्रकार से जैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो देखिए ऐसे में अब BE यहां आधार बन रहा है, क्या हो रहा है, BE आधार बन रहा है। जब BE आधार बन रहा है और लंब क्या हो गया, BE आधार बना, ये आधार बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए, पर लंब क्या हो गया, ED। तो आधार और लंब यहां भी है और ये एंगल 60 डिग्री का है, कोण। तो आधार और लंब वाला ही हमें फार्मूला, या लंब और आधार वाला ही लगाना है। हमने कॉट लगाया था लंब और आधार के लिए, अब चलिए लंब और आधार के लिए tan का लगा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, tan का हमने लगाया। अब tan का जब लगाते हैं हम, तो tan 60, क्योंकि एंगल क्या है, 60 है। ऊपर वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल BED में। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan मीन्स लंब बटा आधार, ऊपर मैंने लिखा है, तो लंब बटा आधार, लंब क्या है DE, आधार BE। आधार हमें ज्ञात हो गया है, कितना, थोड़ा सा और आप देखिए नीचे, ये देखिए मैंने यहां लिखा है tan, तो tan जो है लंब बटा आधार, तो लंब DE हो गया और आधार BE। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख दें, DE की वैल्यू कितनी है वो हमें ज्ञात करना है, और BE की वैल्यू कितनी है, BE जो है पैरेलल है AC के, तो ये आपने देखा यहां BE की वैल्यू भी 10 मीटर हमने दिखाया आपको। अब tan 60 की वैल्यू रखेंगे, tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो √3 इक्वल टू DE बटा 10, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो DE इक्वल टू आ गया 10√3। ये समझ आ गया होगा आपको, 10√3, और √3 की आप अगर वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 10 गुणा √3 का मतलब 1.732। अब आप इसको गुणा कर लें, तो गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करना है, तो दशमलव का एक पॉइंट जो है, पॉइंट एक अंक आगे बढ़ जाएगा, मतलब 7 के पहले था तो हो जाएगा 7 के बाद, मीन्स 17.32 मीटर, ये हो गया क्या, DE की वैल्यू। DE की वैल्यू जब निकल आई तो हमें निकालनी क्या थी, C और D के बीच की दूरी। अब C और D के बीच की दूरी का मतलब यह है कि CD, चलिए इसको थोड़ा सा अलग ऐसे दिखा दें, CD मीन्स ये लंबाई ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पूरी लंबाई, तो CD इज इक्वल टू, दो भागों में अगर देखें हम, तो DE प्लस CE, ये दो पार्ट हैं इसके, और दोनों पार्ट हमें मालूम हो गए हैं। DE आप वैल्यू रखें, कितना, DE की ये वैल्यू है 17.32,
17.32 धन सीई। सीई की वैल्यू कितनी है वो तो हमने अभी सीई की वैल्यू हमने 10 मीटर, देखो तो लिखा ही है, फिगर में है, दिमाग हमारा भी पता नहीं कहां चक्कर काटने लगा। फिगर आपके सामने है और सीई की वैल्यू कितना है, फिगर में भी मैंने लिखा है, कितना है 10 मीटर। ये 10 मीटर है सीई की वैल्यू, इसको आप लिख दें 10 मीटर। चलिए इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट है और ये पॉइंट में है, तो कंप्लीट वाला कंप्लीट में ऐड कर देंगे 10 और 17 27.32 मीटर। ये आ गया दूरी या लंबाई कुल सी। और सीडी है क्या, सीडी हमने मीनार माना था, तो मीनार की लंबाई कितनी हो गई, टोटल 27.32 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पूछा गया था इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो इस मीनार की ऊंचाई है 27.32। अब हम आंसर चाहे लिख दें चाहे क्लियर हो ही गया है। मीनार की ऊंचाई सीडी इक्वल टू 27.32 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है, इनमें से छोटे कोण का माप कितना है। अब संपूरक कोण की जब बात आए तो संपूरक कोण आते ही दिमाग में आ जाए कि संपूरक कोण के दो कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब जब अनुपात में कोई भी चीज दी गई हो और उसको वास्तविक मान उसका मानना हो तो हम मान सकते हैं x से मल्टीप्लाई करके। तो हम मान लें कि संपूरक कोण क्या है, क्योंकि अनुपात दिया गया है, तो कोण क्या होंगे, कोण मान लेते हैं या माना कोण 3x और 2x हो जाएंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये कोण तो हमारे पास हो गए, तो दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। इसका मतलब 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 अंश। संपूरक कोण अगर आता है तो 180 अंश, कोटि पूरक कोण आता है तो 90 अंश। ये जरा दिमाग में आप रखिएगा। अब ध्यान देंगे 3x और 2x मीन्स 5x इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, 180/5। ये जो गुणा में है ये नीचे चला जाता है भाग में, तो आप देख लेंगे इससे 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 या 15, 3 18, 5 6 30। x की वैल्यू आ गई 36 अंश। अब x की वैल्यू आ गई तो कोण ये जो हमने माने थे इन्हीं कोणों में हम x की वैल्यू रख दें, इन्हीं में। तो x की वैल्यू जब रखेंगे तो कोण क्या हो जाएंगे, x का मतलब 3 गुणा x, इसका मतलब 3 गुणा 36 और 2, अच्छा चलिए गुणा करते हैं, 3 6 18, 3 त्रिका 9 1 10, 108 अंश। अगला क्या है 2x, दूसरा कोण 2x का मतलब 2 गुणा x और 2 गुणा 36 और 36 गुना हो जाएगा 72। हमें बताना क्या है, इनमें से छोटे कोण का माप कितना है। तो छोटा कौन सा हुआ, जो कम है, कम कौन सा है 72 अंश, ये कम है। तो छोटे कोण का मान क्या हो गया 72 अंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जब घड़ी में समय 7:20 है तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखिए जब घड़ी में समय 7:20 है तो 7:20 का मतलब 7:20। अब
घंटे की सुई, चूंकि घड़ी जो है, घड़ी में घंटे और मिनट और सेकंड की सुई होती है, लेकिन यहां जो बात हो रही है वो घंटे और मिनट की सुई की ही बात हो रही है। तो ये घड़ी है मान लेते हैं, और 7:20 अगर है तो यहां पर 12 हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा, और यहां पर 7 हो जाएगा, और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ऐसे समझ लेते हैं। और बीच में केंद्र हो गया कितना, 7:20। तो घंटे की जो सुई होगी वो 7 से थोड़ा सा आगे होगी, मतलब लगभग ऐसे होगी। और 20 मिनट का मतलब है ये सुई यहां होगी ऐसे। अब इनके बीच का कोण आपको बताना है क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जो घंटे वाली सुई है, थोड़ा सा और इसको फिर हम ड्रॉ कर लें, ये 8 है तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10, ये 11, फिर उसके बाद 12, 1 2 3, इस प्रकार से हो गया। अब आप ध्यान दें कि जो घंटे वाली सुई है ये जब अपना एक पूरा चक्कर लगाती है, ये मान लीजिए एक घड़ी है, और घंटे की सुई जब एक पूरा अपना चक्कर लगाती है, मतलब यहां से शुरू करे और फिर यहीं पहुंचे, तो इस प्रकार से पूरा एक राउंड करके तब आएगी यहां। तो जब यहां फिर से पहुंचेगी तो ये पूरा राउंड कितना हो गया, 360 अंश। इसका मतलब घड़ी जो है, वो घड़ी की जो सुई है घंटे वाली, वो एक पूरा अपना चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 360 अंश का कोण। अब चाहे वो घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे कोई भी हो, मिनट की हो तो भी इतना ही एंगल बनेगा एक पूरा चक्कर लगाने में। लेकिन देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो घंटे की सुई द्वारा जो ये एक राउंड पूरा करने में कितने घंटे चलेगी, एक राउंड पूरा करने में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 8 9 10 11 और 12, मतलब एक पूरा राउंड तय करने में घंटे की सुई 12 घंटे चलेगी, तब पहुंचेगी अपने उसी स्थान पर। तो घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में जो बनाया कोण है वो कितना हो गया, 360 अंश। इस बात को आप केयर करेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण बराबर कितना, 360 अंश का कोण बनेगा। समझ गए होंगे कैसे बना। यहां से फिर से 12 से शुरुआत हुई, फिर से 12 पर पहुंचे तो एक पूरा चक्कर हुआ, एक पूरा चक्कर होने में 12 घंटे लगे। 12 घंटे में एंगल कितना टोटल राउंड हुआ, पूरा राउंड हो गया तो 360 हो गया, एक वृत्त बन गया। तो ये 360 अंश हुआ कब, 12 घंटे में बनाया गया कोण। लेकिन जो समय हमारे पास है वो 7:20 है। हम पूरे समय को पहले जरा देख लें। 7:20 जो हमारे पास पूरा समय है, 7:20। इसका मतलब 7 घंटा तो पूरा है और 20 मिनट उसमें प्लस हो गया। इस मिनट को भी हम घंटा बना लें अगर, तो क्या करेंगे, 60 से भाग देना पड़ेगा। 7 घंटा और 20 मिनट को हम घंटा बना रहे हैं। 20 एकम 20, 20 तिहाई 60। और अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 1 22, 22/3 घंटा ये हो गया। अब ये क्या हो गया, 22/3 घंटा। तो चलिए, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 अंश घूमती है, तो हमें जो समय दिया गया उसके अकॉर्डिंग कितने घंटे में,
22/3 घंटे में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर। तो चलिए जरा अब ये ध्यान दीजिए कि हमें जो दिया गया 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में कितना, एक घंटे में होगा 360/12। जब एक घंटे का पता चल गया तो 22/3 घंटे का, मतलब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 22/3 से। तो 22/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लें कि कितने घंटे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36 और 0 30, फिर 3 एकम 3 और 3 दहम 30, तो 10 गुणा 22 का मतलब 220 अंश का कोण बना। कितना बना, 220 अंश का कोण बना। कितनी देर में, 22/3 घंटे में, जो हमें समय दिया गया उसके अकॉर्डिंग। ये हमने घंटे वाली सुई से जो बना कोण वो हमने निकाल लिया, लेकिन हमने पूरे समय का निकाल लिया। अब हम 20 मिनट का निकाल लें तो मिनट का भी वही हाल है कि मिनट की सुई द्वारा क्या होगा, 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण लिख रहे हैं इक्वल टू कितना, 360 अंश। क्योंकि एक राउंड पूरा करने में मिनट की सुई कितना चलेगी, 5 मिनट। मान लीजिए मिनट की सुई है रेड से, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 मिनट। तो एक पूरा राउंड करने में क्या हुआ, 60 मिनट में उसने एक पूरा राउंड किया। तो मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हुआ, पूरा एक राउंड हो गया। तो एक राउंड में 360। तो अब मिनट में क्या होगा, एक मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360/60। अब कितने मिनट थे, 20 मिनट। तो 20 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360/60 20। तो देखिए जरा, ये 0 से 0, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, तो 6 गुणा 20 मतलब 20 छक्का 120। इस प्रकार से आपने देखा कितना कोण बना, 120 अंश का कोण बन गया। आप देख लिया कि दोनों का कोण, लेकिन जो ऊपर वाला जो आपने निकाला वो क्या था, पूरे के समय के, पूरे मतलब घंटा मिनट दोनों मिलाकर 220 अंश का बना। और यहां क्या हुआ, 100 मतलब पूरे समय से बना ये 120 का। तो अब क्या करें, उस पूरे में से इसको माइनस कर दें, तो फिर निकल आएगा घंटे की अकेले सुई का। वहां घंटे की सुई द्वारा इतना बना है, 22/3 घंटे में 220 डिग्री, और 20 मिनट में कितना बना, 120 डिग्री। तो जो कोण है जो हमें ज्ञात करना है, घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण हमें ज्ञात करना था। तो अभीष्ट कोण, अभीष्ट मीन जो हम चाहते हैं या जिसकी हमें आवश्यकता है, अभीष्ट कोण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 अंश ऋण 120 अंश, मतलब 100 अंश। 100 अंश का कोण बनाएगी घंटे की सुई। हमारा जो क्वेश्चन था वो फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, तब घंटे की सुई तथा मिनट के सुई का बीच का कोण। तो घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 100 अंश बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
एक घंटे एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेमी है। इसका आयतन कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। घन की बात है तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर में क्षेत्रफल आपको दिया गया है तो आप लिख देंगे इतना वर्ग सेमी। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद a स्क्वायर की वैल्यू जरा निकाल लें तो 384 बटा 6, 6 से इसको भाग दें, 6 छंग 36 और 2 38, 6 चौको 24, 64 आ गया। तो a की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट 64, इसका मतलब 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर वर्गमूल। a का जो है वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? घन का एक कोर की लंबाई हो गई। अब 8 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? इसका आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन मीन्स a क्यूब। a की वैल्यू कितनी है? 8, 8 का क्यूब का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अठाई 64 गुणा 8 बराबर 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी आप लिख सकते हैं। आप आंसर लिख सकते हैं आयतन बराबर 512 घन सेमी। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बस के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। यदि बस की चाल 66 मीन्स 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। एक बस के पहिए का व्यास दिया गया है, कितना? 1.4 मीटर। व्यास का मतलब होता है 2 इंटू आर। कितना दिया है हमें? 2r। आर मीन्स त्रिज्या 1.4 मीटर दिया गया। अब यदि बस की चाल हमें दे दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? अब सबसे पहली बात कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, पहिया जो है कितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में? अपनी परिधि के बराबर। पहिए की दूरी बराबर पहिए की परिधि, ये हो जाएगा। अब पहिए की परिधि हम कैसे निकालेंगे? पहिए की परिधि के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर। चूंकि पहिया कैसा है? वृत्ताकार है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर मीन्स, आर की वैल्यू हमने निकाली नहीं, हम ऐसा करते हैं पाई इंटू 2r। इसको थोड़ा सा, जब 2r हमें डायरेक्ट मिल ही गया है तो 2r की हमें वैल्यू रखनी है, तो इस हिसाब से आप कर लें। इसको जरा लिख लें आगे कैसे, पाई इंटू 2r। चूंकि ये 2r तो है ही, पाई भी है गुणा में, तो पाई इंटू 2r कर लेते हैं। अब पाई की वैल्यू रख दें 22/7 और 2r की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, कितना? 1.4। अब रख दें 7 एकम 7,
7 दूना 14, दशमलव को हम भूल गए तो समझ लीजिए अब दशमलव लगा दें। पहले दशमलव को भूलकर हम इसको भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव 2 हो गया। अब इससे गुणा कर लें तो 22 दूना 44, इस प्रकार से मीन्स 4.4। ये क्या हो गया, इसकी परिधि हो गई, मतलब एक चक्कर में पहिया इतना मीटर की दूरी तय करेगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे जरा देख लें, चाल कितनी है इसकी। चाल है 66 किमी प्रति घंटा। तो देखिए जो हमें दूरी मिली ये पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी मीन्स उसकी परिधि ये 4.4 मीटर है, और जो हमारे पास चाल है वो कैसे है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और आंसर हमारा आना है 1 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो यहां भी जो समय दिया है वो दिया है मिनट में, तो समय जो है मिनट में है और दूरी जो हुई वो मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को भी हम क्या करें, मीटर में पहले किलोमीटर को चेंज कर लें और घंटे को मिनट में चेंज कर लें। तो चलिए कर लेते हैं। चाल जो है बस की वो कितनी है, 66 किमी प्रति आवर में घंटा, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं। अब किलोमीटर, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर को बदलने के लिए मीटर में क्या करेंगे, 1000 से हमको गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, अब ये किलोमीटर ही रह जाएगा, अब ये क्या हो गया, मीटर हो गया। और घंटा को मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से, 1 घंटा है प्रति घंटा, प्रति मीन्स एक घंटे को हमने 60 से अगर गुणा करते हैं हम तो ये मिनट में बदल गया। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, इस हिसाब से चाल क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, भाग दे दें, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 11, 11 से 100 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट मीन्स 1 मिनट, 1 मिनट में 1100 मीटर दूरी तय कर रहा है। ये क्लियर हो गया ना, 1 मिनट में कितना दूरी तय हो रहा है, 1100 मीटर, चूंकि 1100 मीटर प्रति मिनट ये निकला, तो 1100 मीटर प्रति मिनट का मतलब हुआ कि 1 मिनट में 1100 मीटर, या 1100 मीटर 1 मिनट में 1100 मीटर दूरी तय करता है 1 मिनट में। ये क्लियर हुआ, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या होता है, 1100 मिनट की दूरी तय होती है। अब आगे जरा देखें कि 1 मिनट में, देखिए जब 4.4 मीटर की दूरी तय हो रही है, जो अभी आपने सॉल्व किया, ये हमें क्या ज्ञात करना है, हमें चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए फिर से हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे। पीछे की ओर चलने का मतलब ये हुआ कि अभी हमने निकाला है कि 4.4 मीटर दूरी तय होती है में एक चक्कर में। एक चक्कर में दूरी कितनी होती है, 4.4 मीटर की दूरी। अब 1 मिनट में कितनी दूरी ये तय करेगा, तो 1 मिनट में बस जो है तय करेगी कितनी, 1100 मीटर। ये 1100 मीटर, तो 1 ही मिनट का पूछ रहा है, 1 मिनट में कितने चक्कर होंगे इस दूरी को तय करने के लिए। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि 4.4 मीटर का मतलब 1 चक्कर,
तो 1100 मीटर का मतलब कितने चक्कर, या 1100 मीटर तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझ पा रहे होंगे अब आप। और 1100 मीटर का संबंध किससे है, एक मिनट से। तो इसी प्रकार से आप लिखें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मिनट में चक्करों की संख्या, एक मिनट में चक्करों की संख्या, कुल दूरी है, उस दूरी को एक मिनट में तय की गई जो कुल दूरी है तो हम एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग देंगे तो आएगा आंसर। अब इससे हम भाग देंगे तो कैसे देंगे, इसको भी जरा देख लीजिए। चलिए 11 चौक 44.4 और 11 एकम 11, इस प्रकार से 0.4 है तो 10 से ऊपर नीचे आप गुणा दें, समझ लें, या 10 अकेले से ऊपर कर लेते तो नीचे 4 हो जाता, गुणा में क्या हो जाएगा 1000 और नीचे चौक 40.1 अंक के पहले तो 1000/4 क्या आ गया 1/4। अब इसको भी हम क्या करें, भाग कर लें, 4 एकम 4, 4 से इसको भाग दीजिए तो 4 दूना 8, 10 है 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, एक जीरो बचा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नीचे है उससे कोई मतलब नहीं है तो हम लिख देंगे 250। चक्करों की संख्या कितनी हो गई 250 चक्कर, यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि एक मिनट में चक्करों की संख्या कितनी होगी 250 होगी। बढ़िया क्वेश्चन है और परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2500 पर 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज क्या है छमाही देय हो। तो देखिए जब ब्याज छमाही देय होता है, सबसे पहले ब्याज जब छमाही देय होता है तो क्या करेंगे, समय में 2 से गुणा करेंगे। समय बराबर एक वर्ष है, अगर वर्ष में दिया है तो 1 में 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 छमाही, वैसे भी एक वर्ष में 2 छमाही होंगे। आगे बढ़ते हैं, दर क्या हो जाएगा, दर बराबर 12% है, इसमें 2 से भाग हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 6%। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए जब ब्याज छमाही हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय में 2 से गुणा और दर में 2 से भाग, समझ गए। अगर ब्याज तिमाही हो तो तिमाही का मतलब एक वर्ष में 12 महीने और तिमाही का मतलब कितने तिमाही, 3 चौक 12 तो 4 तिमाही। इसका मतलब 4 से फिर समय में गुणा और दर में 4 से भाग। तो देखिए यहां ब्याज छमाही है इसलिए 2 से हमने किया। अब हमारे पास समय जो है 2 छमाही हो गया और दर जो है 6% हो गया। अब हम क्वेश्चन को देख लें, ब्याज छमाही देय हो तो क्या करना है हमें इतने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए या तो चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें या फिर पहले क्या करें मिश्रधन निकाल लें। पहले मिश्रधन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे मूलधन गुणा 1 धन दर बटा 100 की घात समय, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, मूलधन कितना है जिस धन पर ब्याज लगना है और 1 प्लस आर 6 हो गया है, अब 6%, और समय कितना हो गया 2 छमाही, समझ में आ गया होगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2500 गुणा, इसको आप सॉल्व कर लें तो 2 3 6
और 2 पंजे 10 मीन्स 50, और 50 एकम 50 धन 3 हो जाएगा कितना? 53 50। ऊपर क्या है? घात 2 है, तो फिर 53/50 2 बार, इस प्रकार से। अब आप इसको और सॉल्व अगर कर लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और देखिए कैसे करेंगे। 1 0 2 0 से 1 0 0 कट गए, क्योंकि सब गुणा में है ऊपर, इसलिए हम काट सकते हैं नीचे से। और जरा देखिए क्या हो सकता है। और हो सकता है 5 एकम 5, 5 25, और 5 एकम 5, 5 एकम, ये भी कट गया। तो ये कंप्लीटली कट गया पूरा पूरा। तो ऊपर बचा क्या? 53 गुणा 53। आप इसको गुणा कर लें जैसे आप कर पाए। अगर डायरेक्ट कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करें, गुणा कर लें। कैसे? 53 गुणा 53 मीन्स इस प्रकार से 3 का 9 और 3 पंजे 15, फिर 5 तिहाई 15 और 5 पंजे 25 और 1 26। 9 5 10 हासिल 1, 6 2 8 और 2 2809। कितना आ गया? 2809। ये क्या आ गया? मिश्र धन। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमने फॉर्मूला लगाया ही था, मिश्र धन का हमने लगाया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मिश्र धन ऋण धन। मिश्र धन क्यों है ये? मिश्र धन का मतलब मिला हुआ धन, मतलब जो धन आपका था वो और उसमें जो ब्याज हुआ वो दोनों मिलाकर, तो ये मिलाकर है, इसलिए मिश्र धन है। और अगर आप ब्याज ज्ञात करना चाहते हैं तो मिश्र धन में से मूल घटा दें। मूलधन कितना था? 2500। ये मूलधन की जगह पे आपने वैल्यू रखी है 2500। घटाएंगे तो 25 3 28, 309 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। और शायद समझ में भी आपको अच्छे से आया होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9। 72 किमी प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है और परीक्षा में भी बहुत आता है। ये भी एक बात है कि परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है। 72 किमी प्रति घंटा को बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए भाई, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुणा। बड़ी चीज को छोटा बनाने के लिए गुणा करते हैं, तो गुणा कर दिया। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से, फिर सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से हो गया। तो अब ये जो किमी प्रति घंटा था ये खत्म हो गया। अब क्या हो गया? ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। और अब जो है इसको हम सॉल्व कर लें। 0 से 0, दूसरे 0 से फिर 0, ये वाला। और अब देखेंगे, एक बात हम आपको और थोड़ा बता देना चाह रहे हैं। देखिए 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब जरा देखिए आप इतने पार्ट को जरा आप देख लीजिए। इतने तो क्या है? ये 5 ऊपर बटा 3 अंक 18। ऊपर 5 है और नीचे क्या है? 3 और 6 है। 3 और 6 बीच में गुणा है। ऊपर क्या? 5, तो 5 बटा 18।
अब आप ध्यान दें कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दें। इसको दिमाग में रख लीजिए, डायरेक्ट आप कर देंगे, आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने इसी को समझाने के लिए ये किया, क्योंकि लोग जानते हैं या ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, बस 5/18 से गुणा कर दीजिए बस हो जाएगा। लेकिन 5/18 आया कहां से? तो इस प्रकार से आया। अब आप जरा देखिए, अभी हम और इसको सॉल्व कर लें, या फिर से हम लिख लें 72 गुणा ऊपर 5 बचा है और नीचे 3 गुणा 6 बचा है। तो इसको हम 6 एकम 6 है और इसको 6 एकम 6, 1 बचेगा 12, 6 दूना 12, फिर 3 और 3 चौक 12। हम चाहते तो इसको नीचे 3 छंग 18 और 18 से इसको भाग देते तो 18 चौक 72 ऐसे भी हो जाता, लेकिन आप शायद समझ पाते कि नहीं, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सरलतम तरीके से किया है। तो 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, ये हो गया। नीचे 1 गुणा 1 मीन्स 1 एकम 1, 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, और 20 मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर ये, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना था और बदल गया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ये मत समझिए कि काम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा जो है परीक्षा में पूछा ही जाता है। आसान है और 5/18 से गुणा करेंगे 18/5 से, ये ध्यान अगर ना रहा तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे, इसलिए हमने इसको आपको बिल्कुल सरलतम तरीके से समझा दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो चलिए देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व करें। ए अकेले का 1 घंटे का काम बराबर 1/12 भाग, या ए अकेला 1 घंटे में काम करता है बराबर 1/12। इसी प्रकार से बी अकेला का 1 घंटे का काम बराबर 1/15 भाग। दोनों इस कार्य को करेंगे तो दोनों का 1 घंटे का काम, ए प्लस बी, दोनों का 1 घंटे का काम, तो दोनों को जोड़ दिया जाए। 1-1 घंटे का तो ऊपर हमने निकाल लिया है अलग अलग, दोनों का 1 घंटे का काम का मतलब दोनों को ऐड कर दें। अब क्या करेंगे, 12 और 15 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे, तो चलिए लघुत्तम भी लेना हम आपको बता देते हैं। 12 और 15 इस प्रकार से लिखें। सबसे पहले 2 से 2 12 और 15 में भाग नहीं जाएगा तो लिख लेंगे, फिर 2 3 6, 15 में भाग नहीं जाएगा फिर लिख लेंगे, फिर 3 1 कम 15, फिर 5 से कर लेंगे, 5 1 कम 5, तो ये इस प्रकार से, और 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 आ गया लौसा। तो 60 आ गया है लौसा, तो हम इसको क्या करेंगे, लघुत्तम जो हमने 60 निकाला उसको नीचे लिखेंगे और 12 भाग देंगे, 12 पंजे 60, 5 से इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो 5 1 कम 5, धन 15 से इसको भाग करें, 15 चौको 60, 4 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, 5 और 9, 3 1 का 9, 3 दूना 6, 20, मतलब 3/20। दोनों का 1 घंटे का जो काम है वो 3/20 है। 3/20 भाग काम करते हैं 1 घंटे में दोनों मिलकर। देखो 3 बटा, अब
3/20 भाग काम दोनों मिलकर करते हैं कितने समय में? 1 घंटे में। दोनों का 1 घंटे का काम है, ये इतना भाग काम। तो पूरा काम कितने देर में करेंगे? तो पहले पूरा मीन्स एक काम। तो पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1/3/20। 1/3/20 इस प्रकार से। तो बटे का मतलब गुणा और 20/3, 20/3। 20/3 का मतलब 20 को 3 से भाग दे दें। तो चलिए, ये क्या है? ये समय है ना, 1 घंटा, इधर घंटा समय था ना, तो ये भी समय है। कितना समय लगेगा? इतना घंटा। अब 20/3 घंटा। तो 20/3 को हम क्या करें? सॉल्व कर लें। 3 से 20 को भाग दे दें तो 3 × 18, 2 बचेगा ना बटा 3। 2 बचा और इतना। अब क्या करेंगे? 6 घंटा क्लियर हो गया, पूरा भाग चला गया। और 2/3 जो घंटा है इसको क्या करें? मिनट बना लें। इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 × 3, 3 दूना 6, 20, 20 दूना 40। इसका मतलब 6 घंटा और 40, 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा धन 40 मिनट। कुल जो समय लगा वो क्या लगा? 6 घंटा 40 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर 6 घंटा 40 मिनट में कार्य समाप्त कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। टोटल 10 क्वेश्चन थे, वो सॉल्व हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।